प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2024 राजीव अनसॉल्व्ड पेपर, जो है स्टूडेंट जीव विज्ञान कक्षा 12 के लिए। ठीक है, हम आज से ही स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। और मैं बता दूं, आज जो है मैं पार्ट नंबर 2 बनाने जा रहा हूं, क्योंकि पार्ट नंबर जो 1 है मैंने पिछले वीडियो में बना चुका हूं और डाल भी चुका हूं। आप वहां से जाकर देख सकते हैं सेट नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। आप देख सकते हैं जीव विज्ञान कक्षा 12 सेट नंबर 1 है, जो 2023 348 सीजी कोड नंबर है। ठीक है, मैंने जो है यहाँ से यहाँ तक आपको बता दिया था क्वेश्चन में। कहाँ से? तीन का स्टूडेंट यानी मैं सॉरी 4 का तक मैंने बता दिया था। लघु उत्तरीय प्रश्न 4 का कहाँ तक? 4 का का से मैंने बता दिया था। आज मैं चालू करूँगा पार्ट नंबर 2 में 4 का खा, कि हमारा 4 का खा क्या कह रहा है। ठीक है, आज हम यही चालू करेंगे, तो चलते हैं। देखिए प्रिय स्टूडेंट, 4 का खा हमारा कह रहा है सह प्रभाविता क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। सह प्रभाविता क्या है, इसे हमें उदाहरण सहित समझाना है। तो मैं बता दूं आपको, सिंपल सी मैं परिभाषा बता दूं सह प्रभाविता क्या है। ठीक है, आप सबसे पहले उत्तर डालेंगे स्टूडेंट, इसके बाद लिखेंगे सह प्रभाविता होता क्या है। ठीक है, तो जब दो जीन अपना लक्षण, जब दो जीन अपना लक्षण एक साथ प्रदर्शित करते हैं। अगर स्टूडेंट जब दो जीन होती हैं और अपना जो लक्षण है अगर एक साथ प्रदर्शित करते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? सह प्रभाविता कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब दो जीनें होती हैं और अपना लक्षण एक साथ प्रदर्शित कर दें, तो इसी क्रिया को आप क्या कहेंगे? सह प्रभाविता। ठीक है, इसमें दोनों जीन क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। यानी कि मतलब स्टूडेंट कि दोनों के लक्षण हमें देखने से पता चल जाता है कि ये क्या है? प्रभावी। अगर लक्षण देखने से पता ना चले तो उसे कहेंगे आप अप्रभावी। ठीक है, अगर देखने से पता चल जाए तो उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण में हमने लिया है पशुओं का रंग। आप उदाहरण कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाने के लिए उदाहरण में क्या लिया है? पशुओं का रंग के लिए। अगर मैंने लाल पशु लिया है मान लो, ठीक है, और सफ़ेद पशु के साथ क्या कराना? क्रॉस कराना है, यानी वो संकरण कराएंगे जब, तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर क्या माना? लाल पशु के लिए मैंने जनक माना है आर और आर, यानी कि मतलब कैपिटल आर और कैपिटल आर। ठीक है, ये क्या स्टूडेंट? जनक है। ठीक है, यहाँ पर R1 भी मान सकते हैं आप। और सफ़ेद पशु के लिए क्या माना है जनक मैंने? यानी स्मॉल आर और स्मॉल आर माना है। अगर स्टूडेंट ये क्या अलग, अगर आप इनको अलग अलग करेंगे तो उसे आप क्या कहेंगे? युग्मक कहते हैं। ठीक है ना, तो मैंने एक एक का ही क्रॉस कराया है, आप दोनों का करा सकते हैं। तो मैंने एक आर यहाँ से लेकर एक युग्मक और यहाँ से एक युग्मक, दोनों का मैंने क्या कराया? क्रॉस कराया है। तो हमें F1 पीढ़ी में क्या मिला है? चितकबरा पशु मिला है। देख सकते हैं यहाँ पर ये कैसा था? लाल था। ये कैसा था? सफ़ेद था। तो हमें देखिए यहाँ पर, तो आपको मिले कैसे? एक तो हमारे पास आर वाले ही लक्षण भी आएंगे, और ये यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों के लक्षण आएंगे ना, तो हमारी संतान कैसी होगी? चितकबरा पशु हो। कैसा होगा? चितकबरा पशु, यानी मतलब F1 पीढ़ी में कैसा वो आएगा पशु? चितकबरा आएगा। अगर इस आर यानी एक आर मैंने लिया है, अगर दूसरा आर का भी आप कराते हैं तब भी चितकबरा पशु ही आपको प्राप्त होता। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हमें स्टूडेंट मान लो अगर हमने दोनों का क्रॉस कराया होता तो हमें दो चितकबरी संतान मिलती, यानी दो चितकबरा पशु मिलता अगर दोनों को मैंने कराया होता तो। मगर मैं समझाने के तरीके में मैंने एक का ही कराया है क्रॉस। ठीक है ना, अगर मैंने मान लो स्टूडेंट हमारे पास दो चितकबरी बनी हो संतानें, यानी पशु जिसे कहते हैं। ठीक है, अगर दो चितकबरा पशु बने हों तो देखिए यहाँ पर एक को मैंने मान सकता हूँ, एक को फीमेल मान लूँ, एक को मेल मान लूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि आर और आर है, यानी मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर, और कैपिटल आर और स्मॉल आर। आप यहाँ पर बता नहीं सकते कौन सा क्या है, मगर मैंने एक को फीमेल एक को मेल अपने आप से मान लिया। ठीक है, समझाने के तरीके के लिए। तो आप जब इनको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो युग्मक है ना ये, तो आप डिवाइड करेंगे तो आपको देखिए सबसे पहले इसके साथ कराएंगे तो आर और आर, यानी कैपिटल और कैपिटल आर बनेंगे। ठीक है, और इसका फिर इसके साथ आप कराएंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या कराना है? इसका हो गया, अब इसका कराएं, इसका इसके साथ संकरण कराएंगे तो यानी मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या कराना है? इसका इसके साथ संकरण कराना है तो आपको क्या मिलेगा? यानी स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो मैंने आपको क्या बताया, जो हमने कैपिटल आर और कैपिटल आर माना था वो किसके लिए? लाल पशु के लिए माना था ना, तो हमारी संतान कैसी आएगी? लाल पशु। ठीक है, और यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो यहाँ पर चितकबरा पशु हमें प्राप्त होगा, और ये भी कैपिटल और स्मॉल आर है तो चितकबरा
चितकबरा पशु। मगर देख सकते हैं यहाँ पर ये कैसा है, स्मॉल आर और स्मॉल आर है। तो आप यहाँ पर देखिए कैप लाल नहीं आपको यहाँ होगा, यहाँ कैसा होगा, यहाँ सफ़ेद पशु होगा। कैसा होगा स्टूडेंट, सफ़ेद पशु होगा। आप ध्यान रखिएगा, धोखे में लिख गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैसा पशु मिलेगा, सफ़ेद मिलेगा, क्योंकि हमने स्मॉल आर और स्मॉल आर के लिए क्या माना था, सफ़ेद पशु माना था। तो यही क्या होता है स्टूडेंट, क्रॉस होता है, यही संकरण होता है। आपको अच्छी तरह से यही करके आना है। F2 पीढ़ी में हमें क्या मिलेंगे, पशु मिलेंगे ऐसे, लाल, चितकबरा, चितकबरा और सफ़ेद। आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक तो ऐसा भी आप करा सकते थे, हमें चितकबरा पशु मिला था और एक आर और लेकर के इस वाले आर से आप करा देते, तब भी आपको कैपिटल आर और स्मॉल आर मिलता, तब भी आपको क्या मिलता, चितकबरा पशु ही मिलता, ठीक है ना। इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग करके यहाँ पर मैंने आपको समझा रखा है कि आप जब दोनों को कराते हैं तो दो हमें चितकबरी संतान मिलती कि नहीं मिलती, दो चितकबरा पशु मिलता हमें जब दोनों का आप अलग अलग कराते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने फिर इसीलिए समझाने के लिए F1 पीढ़ी हमारी हो गई। अब F2 पीढ़ी समझाने के लिए मैंने क्या माना है स्टूडेंट, दो हमने माना है, एक तो हम फीमेल मान लेते हैं, एक हमारे मान लेते हैं मेल है, ठीक है ना। एक को अलग अलग मान लेते हैं कि चितकबरा पशु दोनों ही अलग अलग हैं। तो हमने यहाँ पर संकरण करा है, क्रॉस करा है, तो हमें ऐसे पशु देखने को मिले हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, चौथे का ग हमारा कह रहा है कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाइए। केवल स्टूडेंट इसमें चित्र ही आपको बनाना है और इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो चलते हैं हम चित्र देखते हैं, हमारा चित्र कैसा है, ठीक है। देखिए प्रिय स्टूडेंट, ये है हमारे पास डीएनए की संरचना, ठीक है। ये द्विकुंडलित संरचना है डीएनए की। आपको इसी का स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लेना है और यही आपको बनाना है, ठीक है। यही संरचना है डीएनए की। तो ध्यान दीजिए कि स्टूडेंट ये डबल हेलिक्स होती है, ठीक है ना। ये जो डीएनए की संरचना होती है, आप इसके बारे में और जान सकते हैं। जो हमारे पास एडेनिन होता है वो थाइमिन के साथ जुड़ा होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, डबल बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। जो एडेनिन होता है वो थाइमिन के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 80 इसीलिए लिखा है। मगर ध्यान रखिए, यहाँ से 5 से 3 के बीच की जो दूरी होती है, कैसे कितनी होती है, 20 एंगस्ट्राम होती है। और यहाँ आप देख सकते हैं एक सर्पिल कुंडलन की दूरी कितनी होती है, यहाँ पर लेंथ कितनी होती है स्टूडेंट, इसकी होती है 34 एंगस्ट्राम। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्राम होती है। यह भी आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। मगर GC यानी वो ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है, आप ये भी अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। यानी मतलब आपको कैसे बनाना है, पहले तो आपको ये पूरी संरचना बना देना ऐसे करके, डबल हेलिक्स। इसके बाद A को T से जोड़ेंगे और G को C से जोड़ेंगे, फिर A को T से C को G से जोड़ेंगे, ठीक है। आपको ऐसे ही करके पूरा वो स्ट्रक्चर बना देना है। और आप ध्यान रखें, अच्छी तरह से ही बनाइएगा बढ़िया पेंसिल से, तभी आपको अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रिय स्टूडेंट, चौथे का घा हमारा क्या कह, चौथे घा कह रहा है अनुलेखन से आप क्या समझते हैं, विवरण दीजिए, ठीक है ना। अनुलेखन जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों प्रकार से ही पूछ सकता है। यह पूछ सकता है ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, या पूछ सकता है अनुलेखन किसे कहते हैं। बहुत अच्छी तरह से आप ध्यान रखिएगा। तो उत्तर में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेना है, ठीक है। इसके बाद लिखना है डीएनए अणुओं के ATGC अनुक्रम में, ATGC ये क्या है, सभी डीएनए के क्षार हैं, ठीक है। ATGC अनुक्रम में उपस्थित प्रोटीन संश्लेषण के संदेश का AUGC यानी RNA के हैं ये AUGC क्षारक, ठीक है। अनुक्रम में रूपांतरण क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। अगर मैं बता दूं स्टूडेंट, अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो आप क्या करेंगे, डीएनए से RNA का बनना ही हमारा क्या होता है, अनुलेखन होता है। आप अच्छी तरह से ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर डीएनए से RNA बन रहा है तो वो हमारा क्या होता है, उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन कहते हैं, ध्यान, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्या, वही तो लिखा है, रूपांतरण क्या कहलाता है, अनुलेखन। ये डीएनए से, यानी डीएनए जो क्षार है ATGC, अगर थाइमीन के स्थान पर अगर यूरेसिल आ जाए तब हमारा क्या बन जाएगा, RNA बन जाएगा, ठीक है ना। अगर RNA बन रहा तो इसी घटना को आप क्या कहेंगे, अनुलेखन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन जिसे कहते हैं, यह क्रिया विशेष प्रकार के एंजाइमों द्वारा क्या होती है, उत्प्रेरित होती है, जिन्हें डीएनए निर्देशित RNA पॉलीमरेज या RNA पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। इन्हीं एंजाइम को जिनके द्वारा ये क्या होती है, उत्प्रेरित होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम और आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अनुलेखन की प्रक्रिया कोशिका के केंद्रक में, जो कोशिका होती है उसके केंद्रक में
कोशिका चक्र की अंतरावस्था की G1 तथा G2 उप अवस्थाओं में होती है। कहाँ होती है अनुलेखन की क्रिया? कोशिका के केंद्रक में। आप ये अच्छा पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अनुलेखन की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का पूरा होना जरूरी है। अगर ये अवस्थाएं पूरी नहीं है तो समझ लो अनुलेखन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, वही तो लिखा है, अनुलेखन की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का पूरा होना जरूरी ही जरूरी है। ठीक है, जैसे नंबर 1 है हमारे पास, ए नंबर है RNA पॉलीमरेज एंजाइम व इससे जुड़ा विशिष्ट सिग्मा कारक, यह भी बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा स्टूडेंट? अनुलेखन नहीं होगा। ठीक है ना। इसके बाद हम बी नंबर देखेंगे, DNA सांचा जो होता है जिसका अनुलेखन होना है, वह भी बहुत ही जरूरी है अनुलेखन प्रक्रिया के लिए। ठीक है, DNA सांचा जिसका क्या होना है? अनुलेखन होना है। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं, सी नंबर, 4 प्रकार ATP, GTP, UTP व CTP के राइबो न्यूक्लियोटाइड, यह भी बहुत जरूरी है DNA अनुलेखन के लिए। एडेनिन, थायमिन, ठीक है ना, ऐसे जो हमारे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डी नंबर कि धातु आयन जैसे हमारे पास क्या हो, Mg2+ हो, और भी धातु आयन हो सकते हैं। ठीक है ना, मगर मैंने आपको एक ही लिया है समझाने की, उसमें कि धातु आयन जैसे हमारे पास Mg2+, दो प्लस आप बना सकते हैं, 2 ना लिख करके आप 2+ भी आप लिख सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे चारों जो होना जो है बहुत ही जरूरी है। किसके लिए? अनुलेखन की प्रक्रिया के लिए। ठीक है, अगर ये चारों चीज़ें अच्छी तरह से नहीं है तो अनुलेखन प्रक्रिया नहीं होगी। ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रिय स्टूडेंट, 5 का हमारा क्या कह रहा है कि भ्रूण पोष क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया व कार्य बताइए, यही पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले उत्तर डाल करके भ्रूण पोष के बारे में हम जानेंगे कि भ्रूण पोष क्या है। तो आप ध्यान रखिएगा, पुष्पी पादपों में द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन जिसे कहते हैं। ठीक है, द्विनिषेचन के समय नर युग्मक तथा ध्रुवी केंद्रक के संलयन से क्या बनता है? त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बनता है। ठीक है, द्विनिषेचन के समय ध्यान रखिएगा, ये पुष्पी पादप जो होते हैं, पुष्पी पादपों में द्विनिषेचन के समय नर युग्मक तथा ध्रुवी केंद्रक के संलयन से क्या बनता है? त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बनता है, जो बाद में त्रिगुणित भ्रूण पोष ऊतक के रूप में क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। जो बनता है स्टूडेंट त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक, वो बाद में किस में विकसित हो जाता है? त्रिगुणित भ्रूण पोष ऊतक के रूप में विकसित हो जाता है, टिश्यू के रूप में। ठीक है, यह विकासशील भ्रूण क्या करता है? यह विकासशील भ्रूण को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। भ्रूण पोष क्या करता है? जो भ्रूण है उसको क्या करता है? भोजन देने का काम करता है, यानी मतलब पोषण प्रदान करने का काम करता है। कौन? भ्रूण पोष। पोष का मतलब पोषण, भ्रूण पोष, भ्रूण को पोषण देने वाला कौन होता है? भ्रूण पोष। यह भी आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं भ्रूण पोष का विकास। तो मैं बता दूं, जो भ्रूण पोष का जो विकास है वो निषेचन के पहले ही हो जाता है। जो भ्रूण पोष का विकास है निषेचन पूर्व या निषेचन के पहले ही हो जाता है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? अगुणित भी कहते हैं। यानी कि मतलब हम समझें कि भ्रूण पोष का विकास निषेचन पूर्व ही, निषेचन के पहले ही हो जाता है, अतः यह अगुणित होता है। अगुणित का मतलब n, द्विगुणित कह दे तो 2n, त्रिगुणित कह दे तो 3n। ठीक है, यहाँ पर n लिख सकते हैं आप अगुणित की जगह, यह n होता है यानी अगुणित होता है। इसके बाद हम जानेंगे इसके कार्य क्या है भ्रूण पोष के। तो कार्य नंबर 1 है, इसमें भोज्य पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? भोज्य पदार्थ पाया जाता है, जो भ्रूण को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। किस में पाया जाता है? भ्रूण पोष में ही तो पाया जाता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि भ्रूण पोष का काम है भ्रूण को पोषण प्रदान करना। आप ये भी लिख सकते हैं, अगर ये आपको पॉइंट अच्छा न लगे तो आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि भ्रूण पोष यानी भ्रूण को पोषण देने काम करता है। भ्रूण को पोषण देने काम कौन करता है? भ्रूण पोष करता है। आप ये भी लिख सकते हैं, मगर ये अच्छा पॉइंट भी है कि इसमें भोज्य पदार्थ पाया जाता है। किसमें? भ्रूण पोष में, जो भ्रूण को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। दूसरा है ये बीज अंकुरण के समय भोजन प्रदान करती है। ठीक है, कौन? भ्रूण पोष, जब बीज का अंकुरण होता है। इसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए पे स्टूडेंट कह रहा है 5 का खा कि स्त्री जनन तंत्र का आरेखी नामांकित चित्र बनाइए। केवल नामांकित चित्र ही बनाना है, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं लिखना है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास चित्र कैसा है। ठीक है, देखिए प्रिय स्टूडेंट, यह हमारे पास मादा जनन तंत्र जिसे स्त्री जनन तंत्र यही पूछ रहा था, हमें चित्र बनाना है। इसका आप स्क्रीन शॉट लेकर के आप अच्छी तरह से बना लीजिएगा स्टूडेंट, इसे आप अच्छी तरह से बना लीजिएगा। मगर ध्यान रखिएगा जो ये भाग हैं इनके नाम जरूर लिखिएगा कि इसे क्या कहते हैं। इसे योनि कहते हैं, इसे क्या कहते हैं अंडाशय बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं अंडाशय बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, जो जगह दिख रही है बीच में, इसे गर्भाशय बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, जिसे हम अंडवाहिनी भी कहते हैं। ठीक है ना, ये क्षेत्र कौन सा है, तुम्बिका क्षेत्र है। तो हर प्रकार के भाग, आप भागों के नाम भी लिख देना है आप बहुत ही अच्छी तरह से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए प्रश्न 5 का ग हमारा कह रहा है कि लिंग संलग्न वंशागति को परिभाषित कीजिए। हीमोफीलिया और वर्णांता के माध्यम से इसे समझाना है हमें, लिंग संलग्न वंशागति। ठीक है, तो देखिए ये होता क्या है लिंग संलग्न वंशागति। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर में आपको डालकर लिखना है कि लिंग संलग्न लक्षणों या विशेषकों का जनक से संतानों में संचरण, संचरण का मतलब जाना, क्या कहलाता है लिंग संलग्न वंशागति। ठीक है, आपको क्या लिखना है, लिंग संलग्न लक्षणों का, लिंग संलग्न लक्षणों या विशेषकों का जनक से संतानों में जाना, लिंग संलग्न लक्षण यानी लिंग संलग्न वंशागति कहलाता है। अच्छी तरह से आप याद रखिएगा, यानी कि मतलब जो लक्षण हैं वो लिंग संलग्न लक्षण, वो कहाँ से, जनक से अगर संतान में जा रहे हैं तो उस घटना को आप क्या कहेंगे, लिंग संलग्न वंशागति कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसके हीमोफीलिया और वर्णांता के माध्यम से समझेंगे उदाहरण के तरीके। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास हीमोफीलिया के बारे में हम समझेंगे कि अगर हीमोफीलिया रोग से अगर वाहक स्त्री है, अगर ये रोग से स्त्री अगर ग्रसित है, मान लो अगर रोग से अगर स्त्री ग्रसित है, अगर वाहक है और पुरुष कैसा हो, सामान्य हो, उसके अगर हीमोफीलिया रोग ना हो, आप इसके भी कर सकते, इसके नहीं कर सकते, यानी मतलब एक के आप कर सकते। ठीक है, आप समझने के तरीके में। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि जनक होते हैं वाहक स्त्री, एक स्त्री में कैसे गुणसूत्र होते हैं, एक्स और एक्स गुणसूत्र होते हैं, डबल यानी सेम होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक एक्स गुणसूत्र हमारा क्या हो गया है, प्रभावी हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास ये एक क्या होगा, संक्रमित हो चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, जनक है ये। आप जब इसको डिवाइड करेंगे एक्स गुणसूत्र और एक्स, एक हमारे पास इसमें संक्रमण हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम क्या कहेंगे स्टूडेंट कि इसका जो है इस वाले के साथ जब हम क्रॉस कराएंगे, क्योंकि इसको भी तोड़ देंगे, क्योंकि पुरुष में कैसे होता है एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, अलग अलग होते हैं दोनों, कि इसका अगर इसके साथ संकरण कराएंगे हमें एक्स एक्स प्राप्त होगा, और इसका जब इसके साथ कराएंगे तो हमें एक्स वाई प्राप्त होगा संकरण जब कराएंगे, और इसका जब स्टूडेंट इसके साथ कराएंगे तो हमें एक्स और एक्स एच मिलेगा। ठीक है, हीमोफीलिया, एच का मतलब है हीमोफीलिया, और इसका जब इसके साथ संकरण कराएंगे हमें एक्स और एच वाई मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट हमने संकरण करा दिया है, हमने संकरण करा दिया है, तो हमें संतानें कैसे मिलेंगी, तो अगर एक्स और एक्स है तो यहाँ पर देख सकते हैं हीमोफीलिया नहीं है, हीमोफीलिया नहीं है तो सामान्य होगी पुत्री, पुत्री कैसी होगी, सामान्य। और यहाँ पर हमने जब इसका इसके साथ संकरण कराया है तो पुरुष कैसा मिला है, सामान्य, हीमोफीलिया नहीं है ना, नहीं है। तो इसके बाद हम और देखते हैं कि जब इसका इसके साथ कराया तो हमने क्या देखा, वाहक पुत्री, यानी पुत्री में है, सेम गुणसूत्र किस में होते हैं, पुत्री में होते हैं, यानी महिलाओं में होते हैं। तो एक्स और एक्स दोनों सेम थे मगर एक प्रभावित हो चुका है, तो यहाँ पर क्या है, वाहक है। ठीक है ना, पुत्री है, मगर जब इसका इसके साथ कराया गया है तो यहाँ वाहक पुत्र भी हमें मिला है, क्योंकि एक्स तो हमारा प्रभावित हो चुका है, और यहाँ पर क्या है, वाई है। तो आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास पुत्री कैसी है, सामान्य, एक हमारा पुत्र भी सामान्य है, मगर एक पुत्री वाहक भी है, एक पुत्र भी वाहक है इसका। ठीक है, इस रोग का हीमोफीलिया है, यानी मतलब इसमें भी है और इसमें भी, एक पुत्र में एक पुत्री में भी है। और वर्णांता के बारे में हम भी समझ लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्णांता, क्या कहा है, क्या स्टूडेंट, वर्णांता है ये। ठीक है, इसके बारे में हम देख सकते हैं
वर्णांता के बारे में। देखिए सामान्य स्त्री हमने यहाँ पर क्या मान लिया, अपने आप मान लेना है आपको कि हमने मान लिया है कि अगर हमारी स्त्री कैसी हो, सामान्य हो, इसके वर्णांता रोग ना हो इसमें, और हमारे पास वर्णांध पुरुष हो, मान ले इसमें क्या है एक्स गुणसूत्र हमारा क्या हो चुका है, प्रभावित हो चुका है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है वाई है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, क्रॉस कर यहाँ यानी दोनों को ही अलग अलग डिवाइड कर लेना है, और इसको भी। तो ये क्या है हमारे पास मादा में जो होते हैं गुणसूत्र, नर युग्मक जो होते हैं मादा में क्या कौन होते हैं, अंडाणु, और पुरुष में नर युग्मक जो होते हैं वो क्या होते हैं, शुक्राणु, ठीक है ना, आप ये भी अच्छी तरह से जानते भी हो। और यहाँ पर देखिए जब इसका एक एक्स गुणसूत्र का इसके साथ जब संकरण कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स और एक्स यानी वो ये प्रभावित वाला, ठीक है, जब इसका इसके साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स और वाई मिलेगा, ठीक है ना। आप देखिए फिर आप इसका इसके साथ कराएंगे तो ये हमें मिलेगा, फिर जब इसका अब इसके साथ संकरण कराएंगे तो हमें एक्स और वाई मिलेगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने संकरण जब करा दिया है तो हमें क्या मिला है, यहाँ पर हमें मिला है दोनों के दोनों जो पुत्री हैं ये क्या है, इन दोनों की दोनों पुत्री में वर्णांतर रोग है, यानी कि मतलब सभी पुत्री क्या है, वाहक है, दोनों के दोनों पुत्री क्या है स्टूडेंट, वाहक, क्योंकि एक्स और एक्स गुणसूत्र जो होते हैं बिल्कुल जो सेम होते हैं वो पुत्री में ही होते हैं, तो दोनों को दोनों में है क्या है, रोग है, वर्णांतर, यानी सभी पुत्री वाहक है, ठीक है ना। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने क्या किया है, यहाँ पर दोनों के दो जो पुत्र हैं हमारे कैसे, इसमें कोई तो हमारे पास नहीं है ना, ये जब ग्रसित ही नहीं है तो सभी पुत्र कैसे होंगे, सामान्य होंगे, जायज़ सी बात है। इसके बाद हम देखेंगे और आगे की तरफ, यानी मतलब हमारा 5 का घ क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए स्टूडेंट 5 का घ हमारा कह रहा है पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए। पीसीआर को हम कहते हैं स्टूडेंट, फुल फॉर्म इसका होता है पॉलीमरेज श्रृंखला, और हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन, ठीक है ना, पॉलीमरेज पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, यानी कि मतलब पॉलीमरेज, सी से चैन, आर से रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं अभिक्रिया। तो ये होता है स्टूडेंट इसका फुल फॉर्म। इसके इसके बारे में कुछ हम जानकारी देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, टिप्पणी लिखना है। तो मैं बता दूं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर लक्ष्य जो है डीएनए से शीघ्रता पूर्वक, यानी कि डीएनए से शीघ्रता पूर्वक पुंज निर्माण की क्या है, एक प्रकार की विधि है पीसीआर, ठीक है, जिसके द्वारा लक्षित डीएनए की शीघ्रता से अनेक प्रतिलिपियां बनाई जा सकती है। कोई पता ही नहीं है कि हम डीएनए की शीघ्रता से कितनी प्रतिलिपियां बना सकते हैं, 1000, 2000, 3000, कोई डिसाइड ही नहीं है, ठीक है ना। अनेक का मतलब हमें पता ही नहीं चले कितनी प्रतिलिपियां बना सकते हैं डीएनए की शीघ्रता से, यही एक विधि है पीसीआर, ठीक है ना, बनाने के लिए प्रतिलिपियां, ठीक है। इस विधि द्वारा एकल एकल का मतलब एक एकल डीएनए अणु नमूने का दीर्घीकरण किया जा सकता है, एकल जो डीएनए अणु है उसका दीर्घीकरण किया जा सकता है, ठीक है ना। फिर आपको जानना है इस तकनीक को सन 1985 में कैरी मुलिस ने खोजा था। किस वैज्ञानिक ने खोजा था, कैरी मुलिस ने खोजा था 1985 में, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जिसके लिए उन्हें 1993 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किन्हें, कैरी मुलिस को इतने में सम्मानित किया गया था, आप ध्यान रखिएगा दोनों ही सन। इसके बाद और हम इसके बारे में आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न पीसीआर के चरण, हम पीसीआर के चरण के बारे में जानेंगे। तो नंबर 1 है हमारे पास विकृतीकरण। विकृतीकरण एक प्रकार क्या है, चरण है पीसीआर का, विकृतीकरण, ठीक है। साधारणतया डीएनए द्विरज्जुक, जो डीएनए होता है वो द्विरज्जुक सह एंजाइम हेलिकेज से पृथक किया जाता है। किससे पृथक किया जाता है, सह एंजाइम हेलिकेज से क्या किया जाता, अलग किया जाता है, पृथक का मतलब अलग किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन पीसीआर में डीएनए रज्जुकों को 2 मिनट के लिए, जो पीसीआर में डीएनए रज्जुकों के लिए 2 मिनट के लिए क्या किया जाता, 94 से 96 डिग्री सेल्सियस ताप यानी वो तक ताप देकर पृथक किया जाता है, क्या, ठीक है। पीसीआर के इस प्रथम चरण में हाइड्रोजन बंधों को तोड़ा जा सकता है। आपको क्या करना, विकृतीकरण में यहाँ आपको समझना है साधारणतया डीएनए द्विरज्जुक सह एंजाइम
हेलिकेज से क्या किया था, अलग किया जा सकता है, पृथक किया जाता है। लेकिन पीसीआर में डीएनए रजकों को 2 मिनट के लिए 94 से 96 डिग्री सेल्सियस तक ताप देकर क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, पृथक किया जाता है। पीसीआर के इस प्रथम चरण में हाइड्रोजन बंधों को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। यही पूरा का पूरा इसका आंसर है स्टूडेंट। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।